जय हिंद साथियों। फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रक्त के बारे में वीडियो देखने समझने वाले हैं। आखिर रक्त होता क्या है, इसका अन्य नाम जिसे हम ब्लड या खून कहते हैं। आखिर ये कितने तरह के होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, सारा कुछ जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड एक तरह का स्पेशलाइज्ड तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना। फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इधर की आगे इधर उधर मूव करते रहता है और मूव करके एक जगह से चीजों को दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरा बॉडी में ही मूव होते रहता है, यानी कि सर्कुलेट होते रहता है। मूव होना मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, इसको मूव होना बोलेंगे। और घूम फिर के फिर वापस आना, फिर घूमना, फिर वापस आना, इस तरह की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। तो हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होते रहता है। ये सर्कुलेट होके करता क्या है? तो आपका मेनली रूप से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन रहा, मिनरल्स रहा, तो सबको ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो सब किसका काम है? ब्लड का। इसके साथ साथ जो हम लोग के बॉडी में बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि यूरिया बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आपका यूरिया है ह्यूमन बॉडी में। तो उसको निकालने ये सब का, जो कि एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो उसको निकालने का भी काम करता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने के कारण ही हम लोग जिंदा रह पाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन मिलने के कारण हम लोग रिस्पायरेशन कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स मिलने के कारण हम उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो न्यूट्रिएंट्स भी हमें बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन भी हमें बहुत जरूरी है, और ये दोनों को कैरी करवाने का काम कौन करता है? आपका ब्लड करता है। अब बात किया जाए कि ब्लड आखिर होते कितने तरह के हैं, तो देखिए ब्लड को कैटेगराइज कैसे कैसे करेंगे। तो देखिए ब्लड को दो कैटेगरी में हम बांटेंगे। पहला हो गया प्लाज्मा, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा। और दूसरा हो गया एलिमेंट। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा और एलिमेंट, ब्लड को दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहला आपका हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया एलिमेंट। तो हम लोग जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें जो टोटल ब्लड का ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, और एलिमेंट कितना होता है? आपका 45%। आपका टोटल ब्लड का ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और एलिमेंट क्या होता है? 45%। अब समझिए, प्लाज्मा को भी दो पार्ट में बांटा गया है। प्लाज्मा जो 55% था उसमें करीब 90 से 92% उसमें पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है आपका। और 8 से 10% में प्लाज्मा जो था उसका, जो टोटल ब्लड का 95% आपका क्या था? प्लाज्मा था उसमें। ठीक है। 90 से 92% आपका H2O रहता है। और 8 से 10% में आपका क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। कुछ कुछ प्रोटीन रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन, प्लस मिनरल्स रहता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रोटीन में आपका क्या रहेगा? फाइब्रिनोजेन रहेगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन रहेगा, और एल्बुमिन, और प्लस मिनरल्स रहता है। ठीक है। और एलिमेंट की बात किया जाए तो ब्लड में कितने तरह के एलिमेंट रहते हैं? तीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला इरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट, और तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम आगे एक एक करके देखेंगे अभी। तो ब्लड प्लाज्मा की बात किया गया तो हम पहले ही बताया कि 90 से 92% क्या था? आपका वाटर था। इसके अलावा क्या 8 से 10% क्या था? प्रोटीन था, प्लस मिनरल्स था। ठीक है ना। तो एक एक करके हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखें? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, तो देखिए ये हमारे ब्लड में ब्लड को क्लॉट करवाने का काम करता है। जब भी हमारा कट छट जाए कहीं पे भी, तो ब्लड बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, वहां पे क्लॉटिंग होता है। और वहां पे जो क्लॉटिंग होता है वो मेनली रूप से करवाने का काम कौन करता है? आपका फाइब्रिनोजेन, जो कि आपका ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। आपको अगर समझना है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, प्रॉपर इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, तो इसका हम सेपरेट वीडियो पहले ही बना दिए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये आपका किसमें इन्वॉल्व होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि नाम सुने होंगे, आई जी जी,
IG, IgG हो गया, IgM हो गया, IgA हो गया आपका। ठीक है ना? तो ये सब सब क्या हो गया? IG का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन, और G से G टाइप का आपका एंटीबॉडी हो गया आईजी एम, मीन्स की इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो ये जो ग्लोबुलिन है ना आपका, ये आपका क्या बनाने में काम कर रहा है? आपका एंटीबॉडी बनाने में काम कर रहा है। ठीक, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो ग्लोबुलिन प्रोटीन से कितना एंटीबॉडी रहता है? ये 5 रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जी रहता है, आईजीजी। फिर सेकंड सबसे ज्यादा कौन रहता है? आईजीजी। फिर सेकंड नंबर में आईजी ए रहता है। थर्ड में उससे कम कौन रहेगा? एम। ठीक है। चौथा में क्या रहता है? डी। और सबसे कम रहता है ई, पांचवा नंबर में। यानी कि सबसे ज्यादा आईजी जी रहता है, फिर आईजी ए रहता है, फिर आईजी एम रहता है, उससे कम आईजी डी रहता है, और सबसे कम आईजी ई रहता है। अब एल्बुमिन प्रोटीन की बात किया जाए तो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करवाने का काम करता है। मीन्स कि फ्लूइड को न जाड़े हमारे ब्लड को न ज्यादा गाढ़ा होने देता है, न ज्यादा पतला होने देता है। क्योंकि अगर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तब भी कहीं कहीं पे क्लॉटिंग होने की चांसेस है, और पतला रहेगा तो बहुत तेजी से हमारे बॉडी में फ्लो करेगा और हमारे टिश्यू को डैमेज कर देगा। तो ब्लड को एक निश्चित डेंसिटी में होना बहुत ही जरूरी है। तो उसको मेंटेन करवाने का काम कौन करता है? आपका अल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है ना? अब देखिए इन जनरल जो हम लोग आपका क्लॉटिंग की बात करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की। ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जब तक कि हमारा बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं यानी कि हमारा बॉडी का ब्लड इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और जैसे ही कट लगता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, और मैकेनिज्म शुरू होकर उसको क्लॉटिंग करता है। अब एक बहुत ही कॉमन टर्म सुने होंगे, सीरम। कोविड के टाइम में भी बहुत सुने होंगे, या सीरम ट्रीटमेंट लड़कियां बहुत ज्यादा करवाती है। तो अगर आखिर सीरम क्या होता है? तो देखिए आपका जो प्लाज्मा हो गया, टोटल प्लाज्मा, जिसमें कि क्या मिला दे? वाटर मिला दे, और क्या मिला दे? आपका प्रोटीन प्लस मिनरल्स। तो इन सभी को मिलाने के बाद उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर हटा ले। ठीक है ना? तो क्लॉटिंग फैक्टर को हटा लेंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर के हटाने के बाद प्लाज्मा में जो बचेगा उसको क्या नाम देते हैं? सीरम नाम देते हैं। यानी कि सीरम इक्वल टू क्या लिखेंगे? ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ब्लड एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा मिनरल्स समझ लेते हैं। देखिए हमारे बॉडी में बहुत तरह का मिनरल्स रहता है, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। ये सब हमारे बॉडी में बहुत ही इसेंशियल है। जैसे कि सोडियम, आपका कैल्शियम आयन, ये सब हमारे बॉडी में एक तो मिनरल्स के अमाउंट को बैलेंस करता है। ठीक है ना? दूसरा कि हमारे बॉडी में करंट जनरेट करने में, जैसे कि हार्ट को प्रॉपर एक मिली एम्पियर का करंट चाहिए। ठीक है। तो ये सबको जनरेट करवाने में काम करता है। साथ में कैल्शियम की अगर बात किया जाए तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। फिर जैसे कि हाथ पैर जो भी मूव करते हैं तो उस टाइम ये बाइंडिंग ऐसे में कोफैक्टर की तरह भी काम करता है। उसी तरह क्लोराइड आयंस में भी जो भी हम इम्पल्स फ्लो होता है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ आपका अगर बात किया जाए बाइकार्बोनेट आयन के, तो हमारे बॉडी में पीएच बैलेंस, इस सब के लिए भी बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम लोग ब्लड एलिमेंट की बात करते हैं, तो ब्लड एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इरिथ्रोसाइट। ठीक है ना? ब्लड एलिमेंट कितना था? 3 था। एक था इरिथ्रोसाइट, एक था आपका ल्यूकोसाइट, और एक था क्या? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है ना? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स के भी नाम से देखते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? इरिथ्रोसाइट की बात करने वाले हैं। तो इरिथ्रो का मतलब ही होता है क्या? रेड। इरिथ्रो टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? रेड। और साइट मतलब सेल। तो आपका रेड ब्लड सेल के लिए क्या टर्म यूज किया जा रहा है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा, ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आखिर कितना पाया जाता है? तो 5 से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। मीन्स कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना रहता है? 5.5 से 5.5 मिलियन, जो कि सारे ब्लड में सबसे ज्यादा इसका नंबर है। अगर इसका शेप देखा जाए तो कैसा रहता है? नॉन निकुलेटेड एंड बाई कॉनकेव शेप इन अडल्ट। ठीक है ना?
देखिए जब ये फॉर्मेशन होते रहता है तब ये निकुलेटेड रहता है, लेकिन जब अडल्ट के स्वरूप में आता है तब ये क्या हो जाता है, नॉन निकुलेटेड होता है। तो देखिए आपका ये आरबीसी का फोटा और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं रहने के कारण ये कैसा हो गया, चपटा हो गया। ठीक है ना, ये चपटा हो गया। ठीक है। अगर इसकी लाइफ स्पान की बात किया जाए, आखिर कितना दिन जिंदा रहता है, तो ये आपका 120 दिन इसका लाइफ है। 120 दिन तक जिंदा रहता है। और ये जनरली आरबीसी काम क्या करता है, तो आपका हीमोग्लोबिन कैरी करवाना, इसमें हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन कैरी करवाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कैरी करवाता है। और कितना हीमोग्लोबिन रहता है, होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन में, तो अगर बात किया जाए कि 100 ml अगर ब्लड लेते हैं तो करीब उसमें 12 से 14 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन है तब समझा जाता है कि आप में हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो आपका ऑक्सीजन कैरी करवाने का काम करता है। इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। देखिए यह आपका हीमोग्लोबिन है जिसमें कि दो अल्फा चेन होता है। ठीक है। देखिए एक यहाँ अल्फा चेन है, एक यहाँ अल्फा चेन, और दो बीटा चेन होता है। और इसी के कॉर्नर पे चार कॉर्नर होते हैं जिसमें कि क्या रहता है, हीम ग्रुप रहता है। हीम ग्रुप रहता है और इसी से आयरन अटैच होता है। ठीक है ना। इसी से इस हीम ग्रुप से क्या होगा, चार जगह पे इस हीम ग्रुप में जनरली आयरन रहता है, और इसी से ऑक्सीजन आपका अटैच होता है आकर के। ये हीम ग्रुप में क्या रहता है, ये हीम ग्रुप बना रहता है ऑक्सीजन, सॉरी, फेरस का, यानी कि आयरन का, और इसी में आकर क्या आपका अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है, और उसी को कैरी करवाता है। अब हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी कितना होता है, तो करीब 6 से 8 हजार पर मिलीमीटर क्यूब में। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना होता है, 6 से 8 हजार इसकी अमाउंट होता है। इसमें अगर बात किया जाए तो डब्ल्यूबीसी देखिए व्हाइट ब्लड सेल जो है, ठीक है ना, तो एक कोई एक ब्लड नहीं है, ग्रुप ऑफ ब्लड है। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं ए डब्ल्यूबीसी का, जिसमें कि इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला ग्रेनुलोसाइट हो गया और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलोसाइट में जो हम लोग सेल देखेंगे डब्ल्यूबीसी का, वो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे दाना रहेगा। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है कि दाना। ठीक है ना, वो छोटे छोटा पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दाना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुल। ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट मतलब कि वैसा सेल जिसमें कि ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहता है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें कि ये जो दाना हो, छोटे छोटे ग्रेनुल्स हो, प्रेजेंट ना हो, तो उसको क्या नाम देंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट में आपका कितना आता है, तीन आता है। एक हो गया आपका पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हो गया इओसिनोफिल्स, और तीसरा क्या हो गया, बैसोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कि ग्रेन्यूल्स पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और वैसोफिल्स। मतलब कि फिल्स फिल्स वाला याद रखिए, जिसमें फिल्स लिखा रहे वो सब में ग्रेनुलोसाइट रहेगा, उसमें ग्रेन्यूल्स रहेगा। और जिसमें साइट साइट लिखा हुआ है वो, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहता है, जैसे कि लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए तो टोटल डब्ल्यूबीसी में 60% आपका न्यूट्रोफिल्स होता है, 2 से 3% या सीनोफिल्स होता है, बैसोफिल्स 0.5 से 1%। लिम्फोसाइट की बात किया जाए तो 20 से 25%, और मोनोसाइट 7% होता है। ये देखिए आपका ये सबका स्ट्रक्चर है। लिम्फोसाइट कुछ ऐसा दिखता है, मोनोसाइट कुछ ऐसा दिखता है, इस्नोफिल इसमें दो न्यूक्लियस है, बैसोफिल्स में ए कुछ ऐसा डंबल शेप्ड का न्यूक्लियस है। ठीक है ना। और न्यूट्रोफिल्स में कुछ ऐसा ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस है। एक ही न्यूक्लियस है जिसमें कि चार लोब्ड टाइप का बना हुआ है, चार पांच लोब्ड बना हुआ, कुछ इस तरह का। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स, अब एक एक करके जो हम लोग देखे अभी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये सब वर्क कैसे करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट क्या करता है, फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, इसका हम पहले वीडियो बना चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ठीक है। और जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं इसका सारा का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे हमारा अवेलेबल है। तो आप हमारे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, उस पे आप जाकर उस वीडियो को, इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं।
इस वीडियो का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का बात किया जाए तो ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक मतलब क्या होता है? सेल, इसको दूसरा नाम बोलते हैं सेल ईटिंग। इसमें क्या करता है कि कोई सेल के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे कुछ फैरो बनाता है और फाइनली जुड़ के और टूट जाता है और टूट के अंदर की ओर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? फिर इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और डाइजेस्ट करके, इस मतलब कि सॉलिड चीजों का अगर डाइजेस्ट करके पचाया जाता है तब इसको क्या बोलते हैं? फैगोसाइटिक टाइप का। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इसी तरह का काम करता है। अब बैसोफिल की बात की जाए तो बैसोफिल आपका हिस्टामाइन सेक्रेट करता है, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और साथ में साथ सेरोटोनिन सेक्रेट करता है, हेपरिन सेक्रेट करता है। आपका पता होगा कि हेपरिन क्या? नेचुरल ब्लड थिनर है। ठीक है ना? न्यूरो ट्रांसमीटर हो गया आपका सेरोटोनिन, और हिस्टामिन क्या हो गया आपका? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लामेशन की बात किया जाए तो देखिए, इन्फ्लामेशन कोई एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है। इन्फ्लामेशन सिर्फ एक को नहीं बोलते। इन्फ्लामेशन में मेनली रूप से 5 सिम्टम दिखेगा। कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन है तो बोलेंगे कि वहां पे, अगर मानते हैं कि इस पार्ट में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो पहले बात कि इस पार्ट में पेन रहेगा। दूसरा क्या रहेगा कि एक गर्म रहेगा, नॉर्मल बॉडी तो मुकाबले उस जगह का लोकेशन थोड़ा सा गर्म रहेगा। साथ में साथ वहां पे क्या रहेगा आपका? रेडनेस भी रहेगा, और थोड़ा सा वो इलाका स्वेल हो जाएगा, मतलब कि फूला हुआ दिखेगा। और साथ में साथ लॉस ऑफ फंक्शन, मीन्स कि आप इधर उधर मूव करिएगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, आप फंक्शन सही से नहीं कर पाइएगा। तो ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं? कॉमनली इन्फ्लामेशन। जो कि करवाने का काम कौन करता है? हिस्टामिन आपका करता है। जो कि कहाँ से सेक्रेट होता है? तो बैसोफिल से सेक्रेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात किया जाए यासिनोफिल की, तो यासिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड एन एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, अगर बॉडी में मानते हैं कि ये आपका हाथ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो यासिनोफिल्स क्या करेगा कि इस इन्फेक्शन को यहीं तक रोक के रखेगा। रेसिस्ट करना मतलब कि रोक के रखना, दूसरे पार्ट में फैलने नहीं देगा। ठीक है, तो पहला काम ये हो गया। दूसरा कि ये एलर्जिक रिएक्शन में बहुत ही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पराग कण के पास कभी चल जाते हैं तो छींकने लगते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यासिनोफिल्स। यही सी के एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। अब बात किया जाए लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट मेनली रूप से इसमें दो आते हैं, एक बी लिम्फोसाइट आता है और टी लिम्फोसाइट, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्यून इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है। मीन्स की इम्यूनिटी जो हम देखते हैं ज्यादातर इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद अगर बात किया जाए तो मेन इम्यूनिटी प्रदान करने का काम कौन करता है? आपका बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आखिर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका जो है सेल मैच्योर होता है कहाँ पे? आपका बोन मैरो में, इसलिए क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सेल जो मैच्योर होता है आपका थाइमस में होता है। ठीक है, इसका हम डिटेल्स वीडियो अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर इसका डिटेल्स जानकारी लेना होगा तो इसके लिए हम एक इन फ्यूचर डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, आपका लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें ये सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे। अब प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है ना? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी में स्पेशली जो बोन होता है, बोन मैरो, उसमें बहुत ही एक बड़ा टाइप का सेल होता है। ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोटिक सेल। ठीक है, मेगा कैरियोटिक सेल उसके थ्रू एक बनता है, कौन सा? प्लेटलेट्स। देखिए, मेगा का मतलब हो गया बड़ा, और कैरियोटिक, कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस, और टिक मतलब सेल, साइटिक मतलब सेल। ठीक है ना? तो मेगा कैरियोसाइटिक मतलब कि बोन मैरो में पाया जाने वाला वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ही बड़ा हो, तब उसको क्या बोलेंगे? मेगा कैरियोटिक सेल। और उसके द्वारा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये हमारे बॉडी में कितना पाया जाता है? तो 1.5 लाख से 3 लाख। ठीक है ना? 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना पाया जाता है? 1.5 लाख से 3 लाख के करीब पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी में क्लॉटिंग करवाने का काम करता है। ठीक है ना? हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट करवाने का काम करता है। मीन्स कि अगर कहीं पे कट छट जाए तो क्लॉटिंग करवाने का काम प्लेटलेट्स का भी एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अब समझिए, अगर कहीं पे इसकी कमी हो जाएगी तो जहां पे कटेगा वहां पे क्लॉटिंग नहीं होगा, तो बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। तो वही लिखा गया कि रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। मीन्स कि आपके क्लॉटिंग में क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगा। लीड टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड।
मीन्स कि अगर इसमें कमी हो जाएगी तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा और आपके बॉडी से ज्यादा ब्लड बह सकता है। ठीक है। ये आपका प्लेटलेट्स कुछ इस तरह का दिखता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और इन फ्यूचर में आप किस चीज़ों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए भी हमें बताइए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके। और सुझाव भी दीजिए कि हमें और क्या उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।